गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 6 न्यायपालिका पढ़ेंगे। ठीक है, हम न्यायपालिका अध्याय को हम आज आगे से पढ़ेंगे। आज के अध्याय में हम भारतीय न्यायपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो केंद्र और राज्यों के मध्य एक मध्यस्थ का कार्य करती है ना। जो भारतीय न्यायपालिका है ये केंद्र और राज्यों के बीच मध्यस्थता का कार्य करती है। अन्य राष्ट्रों के प्रतिकूल भारत की न्यायिक व्यवस्था जो है एक हरी है ना, और एक हरी है और एकीकृत न्याय व्यवस्था है भारत में। तो जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन है और अधिकारिता शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति है ना, भारतीय संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश द्वारा है ना, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर हुआ है। ठीक है, भारतीय जो उच्चतम न्यायालय इसका गठन एक मुख्य न्यायाधीश और 30 और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर के हुआ है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 2008 के द्वारा वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त 30 कर दी गई है। तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ भारत में कहीं भी स्थापित कर सकता है। ठीक है, भारत के जो राष्ट्रपति है वो उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ कहीं भी स्थापित कर सकता है। भारत का उच्चतम न्यायालय देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति मंत्रियों तथा अन्य व्यक्तियों से भी वो सलाह ले सकता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय आवश्यक समझने पर वह उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से भी परामर्श वो कर सकता है जिनसे कि वह आवश्यक समझे, है ना, राष्ट्रपति। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्चतम न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अस्थायी अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का वो अनुरोध करे। साथ ही यदि स्थानीय न्यायाधीशों में नियुक्ति की कमी है तो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय का तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से मुख्य न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति से भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है जो उच्चतम या फेडरल न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, है ना, या तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की वो अर्हता रखता हो, है ना। यह अनुच्छेद 127-28 के अनुसार है। आगे हम चर्चा करेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी अर्हताओं के बारे में, है ना। मतलब कौन कौन से व्यक्ति भारत के न्यायाधीश बन सकते हैं। तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी आवश्यक है। ठीक है, पहला है कि वो भारत का नागरिक हो, है ना, और दूसरा है वह पारंगत रूप से मतलब विधिवेत्ता हो, ठीक है ना, मतलब विधि के बारे में जानकार हो, है ना, या किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 5 वर्षों तक वो न्यायाधीश रहा हो। अगला है किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक के वो अधिवक्ता रहा हो, है ना। पांचवा है उसकी आयु 65 वर्ष से कम हो। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए ये योग्यताएं है। ठीक है, अब न्यायाधीशों की पदावधि के बारे में जान लेते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु कोई न्यूनतम आयु या नियत पदावधि निश्चित नहीं की गई है। निम्नलिखित परिस्थितियां घटित होने पर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से मुक्त समझा जाता है। ठीक है, पहला है 65 वर्ष की आयु हो जाने पर, है ना। दूसरा है राष्ट्रपति को लिखे गए त्याग पत्र के आधार पर, और तीसरा है कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों से कम
2/3 बहुमत द्वारा समर्थित सभावेदन जो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो और राष्ट्रपति उसको पद से हटाने का आदेश दे सकता है। ठीक है, अब इनकी वेतन और सुविधाएं जान लेते हैं ना। अनुच्छेद 125 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। ऐसा उपबंध किए जाने तक उन्हें दूसरी अनुसूची के विनिर्दिष्ट वेतन दिया जाएगा। प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों तथा अनुपस्थिति, छुट्टी व पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा उसके अधीन समय समय पर अवधारित किया जाए और अवधारित होने पर ऐसी स्थिति तक दूसरी सूची में उल्लिखित विशेषाधिकारों, भत्तों का वो हकदार होगा, है ना। तो ये उनके मतलब वेतन और अन्य सुविधाएं हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज का अध्याय में समाप्त करते हैं। आने वाले अध्याय में अगले वीडियो में आपको हम उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू।